नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और सबसे पहले बात करेंगे माफिया की। दरअसल उपचुनाव की जंग में इन दिनों माफिया की एंट्री हो चुकी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर हमला बोला। कहा, प्रदेश में शिवराज सरकार के आते ही शराब माफिया, अपहरण माफिया, अपराध माफिया, भू माफिया, ड्रग माफिया, कुल जमा सारे तरह के माफिया फिर से सक्रिय हो गए। पूरी सरकार चुनाव अभियान और कैंपेन में लगी है। प्रदेश में सरकार नाम की चीज नहीं बची। कानून व्यवस्था बद से बदतर है। इस पर सीएम शिवराज ने भी पलटवार किया। कहा कि कमलनाथ जी बताएं कि कौन है असली माफिया। उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार थी तब उनके मंत्रियों ने ही बता दिया था कौन माफिया है। अब उनको जनता को जवाब देना ही होगा। मध्य प्रदेश में माफिया हावी हो रहा है। मैंने माफिया के खिलाफ मुहिम चलाया था। मैं कोई मुझे दबा नहीं सकता था, कोई मुझे पटा नहीं सकता था। पर आज तो माफिया का राज है। माफिया, मिलावट, ये सब चीजें और आम जनता गवाह है। कमलनाथ जी माफियाओं के चर्चे कर रहे हैं, लेकिन असली माफिया कौन है ये जब उनकी सरकार थी तो उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी उमंग सिंगार ने बताया, गोविंद सिंह जी ने बताया। अब कौन माफियाओं के साथ है ये उनके मंत्री बताते रहे। माफिया क्या क्या कर रहे हैं ये उनके मंत्री बताते रहे और उनके साथ वो काम करते रहे। पहले तो कमलनाथ जी को जनता को जवाब देना चाहिए। और कांग्रेस की आज से लोकतंत्र बचाओ जन जागरण यात्रा शुरू हो गई है। भोपाल में कमलनाथ ने हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। ये यात्रा 28 विधानसभा सीटों तक पहुंचेगी। उपचुनाव वाली सभी 28 सीटों पर कांग्रेस कार्यकर्ता चाय चौपाल पर चर्चा कार्यक्रम करेंगे। इसके जरिए कांग्रेस राज के 15 महीने की उपलब्धियों का बखान किया जाएगा। तो 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में इस बार मुद्दों की भी भरमार है। भिंड और मुरैना के वीरता वाले इतिहास को अब बीजेपी कांग्रेस भुनाने में जुटे हैं। भिंड और मुरैना के हजारों युवक देश की सीमा पर भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। वहीं भिंड और मुरैना में जवानों को लेकर सियासत ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने ऐलान किया कि यदि वो सत्ता में वापस आई तो भिंड और मुरैना में आर्मी, अर्धसैनिक, पुलिस बल और राज्य पुलिस में रहकर देश प्रदेश की सेवा करने वाले सैनिकों की शहादत में शौर्य स्मारक बनाएगी। कांग्रेस ने अपने मिनी वचन पत्र में भिंड के महगांव में रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने का ऐलान किया। इधर कांग्रेस के राष्ट्रवाद पर बीजेपी ने अपना राष्ट्रवाद दिखाना शुरू कर दिया। बीजेपी ने कांग्रेस के मिनी वचन पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को बताना चाहिए कि वो कितनी बार राजधानी भोपाल में बने शौर्य स्मारक पर गए। बीजेपी के महामंत्री भगवान दास सबनानी ने कहा कि भाजपा हमेशा से राष्ट्रवाद की पक्षधर रही है और राष्ट्रवाद के कई उदाहरण भी भाजपा के नेताओं ने पेश किए हैं। निश्चित कांग्रेस ने जनता के बीच में सर्वे किया। वहां जनता की जो मूलभूत सोच है उस पर पूरा विचार किया और ये पाया कि वहां जनता क्या चाहती है और हमको वहां क्या करना चाहिए। दोनों भावनाओं के साथ में, कार्यकर्ताओं की सोच और जनता के विचारों के साथ में हमने अपना वचन पत्र तैयार किया है। भिंड क्षेत्र से, महगांव क्षेत्र से बहुत ज़्यादा साथी हमारे सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कई शहीद भी हुए हैं तो उनके सम्मान में शौर्य स्मारक वहां बनना चाहिए। ऐसी वहां की जनमानस की भावनाएं हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं, उसको वचन पत्र में शामिल किया गया है। इधर शिवराज सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री और डबरा विधानसभा से बीजेपी की प्रत्याशी इमरती देवी अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। एक बार फिर उन्होंने बयान दिया कमलनाथ को लेकर। उपचुनाव की जंग में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मंत्री इमरती देवी ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि कमलनाथ मंत्री न बन पाने वाले विधायकों को हर महीना 5 लाख देते थे। वो मैं बताऊं ना, कमलनाथ जी ऐसा काम करते हैं तो उन्हें पता रहता है। उनके बस में अगर हम लोगों को मंत्री बना दिया था और जो उनसे पूछे जाके कि खरीदते तो वो है, उनने सारे विधायक जो मंत्री नहीं बन पाए थे सबको हर महीना के 5-5 लाख कह के देते थे। लेकिन जो जैसा है उसको मानता है, लेकिन मेरी जनता मुझे कभी बिकाऊ मान ही नहीं सकती। मेरी जनता को मेरे पर पूरा विश्वास है। इमरती देवी के आरोप पर कमलनाथ ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वो तो करोड़ों में बात करती है, करोड़ों में बात करती है। ये बिके हुए लोग
के पास क्या कहेंगे, हम बिक गए? ये तो आरोप ही लगा सकते हैं। कोई खुद खड़े होकर तो नहीं ऐलान करेगा कि मैं बिक गया था। उपचुनाव को लेकर नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। ऐसे में वोटिंग की तारीख नजदीक आने पर बयान और तीखे हो सकते हैं। और इंदौर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सांवेर के लिए संकल्प पत्र जारी किया है। इस दौरान वीडी शर्मा ने कांग्रेस के राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जमकर हमला बोला। क्या बात करते हैं आप? मैं पूछना चाहता हूं दिग्विजय सिंह से और कांग्रेस के नेतृत्व से, बटाला हाउस के अंदर मोहन चंद शर्मा की शहादत हुई थी, दुनिया ने, देश ने देखा, यही दिग्विजय सिंह है, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जो कमलनाथ के गले में हाथ डाल करके सरकार चला रहे थे। जवाब दीजिए। आपने कहा था कि ये फेक एनकाउंटर है, सर्जिकल स्ट्राइक देश के अंदर होती है, हमारी सेना जान जोखिम में डालकर, वही भिंड के लोग जहां स्मारक बनाने की बात कर रहे हैं, वो सैनिक अपनी जान हथेली पे लेकर के जाता है। और पाकिस्तान के लोगों ने हमारे सैनिकों को जो हताहत किया था, उनके ऊपर जो आक्रमण किया था, उसका जवाब देने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक होती है। भारत में जश्न मनता है, लोग सेना के प्रति सलाम करते हैं, और आप दिग्विजय सिंह कहते हैं कि इसका प्रूफ चाहिए। अरे भारत का ये आज का सबसे बड़ा जयचंद है ये दिग्विजय। और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर ये कहा है कि कमलनाथ जी, तुम्हारा जो दम्भ है, उद्योगपति और बड़े आदमी होने का जो गुरूर है, इस गुरूर को वैसे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर के उन मित्रों ने, जिसमें तुलसीराम सिलावट ने अहम भूमिका निभाई, इन्होंने उस दम्भ को तोड़ दिया था जो तुमको गलती से आपने मान लिया था कि मैं मध्य प्रदेश का। और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भांडेर से बीजेपी उम्मीदवार रक्षा सिरोनिया के साथ दतिया के कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां सिरोनिया ने बतौर बीजेपी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल किया। नरोत्तम मिश्रा ने भांडेर सीट पर बीजेपी की जीत का दावा किया, साथ ही कांग्रेस नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर झूठा करार दिया। कोरोना की तीव्रता में तो कमी आई है, पर फिर भी कोरोना से सावधानी में ही बुद्धिमानी, और इसलिए मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजर का प्रयोग, ये सब आवश्यक है। लेकिन इसके साथ साथ अभी कोरोना में कमी आई है, उसको मद्देनजर, और त्योहारों का महीना है, गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन में परिवर्तन किया है। इसलिए मां की मूर्ति में भी परिवर्तन किया है, और मंदिरों में भी अब दर्शन करने के लिए लोग जा सकेंगे। 200 की संख्या से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन फिलहाल मेले जो लगते हैं वो मेले नहीं लगे। और इधर करेरा से भाजपा उम्मीदवार जसवंत जाटव की चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। कांग्रेस ने जसवंत जाटव पर मतदाताओं को प्रलोभन देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने वायरल वीडियो की कॉपी भी आयोग को सौंपी है। भाजपा उम्मीदवार पर महोत्सव के लिए 10,000 की राशि देने और उसके बदले वोट मांगने की शिकायत की गई है। इससे पहले कांग्रेस ने भाजपा नेता और अनूपपुर से विधायक का चुनाव लड़ रहे बिसाहुलाल का पैसे बांटते हुए और मुंगावली से चुनाव लड़ रहे ब्रजेश सिंह यादव का साड़ी बांटने का जो वायरल वीडियो था, उसे लेकर आयोग से शिकायत की थी। करेरा से भाजपा प्रत्याशी जसवंत जाटव का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी भी उनके साथ नजर आए। और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह आज चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। प्रदेश में आचार संहिता का पालन नहीं होने की शिकायत की। कांग्रेस के कार्यकर्ता की गाड़ी तोड़ दी गई, घर में घुस के तोड़फोड़ की। ऑडियो क्लिप सामने आया जिसमें कि उम्मीदवार मां बहन की गाली दे रहा है कि तेरे को निपटा दूंगा, तू समझा क्या है। इसी तरह से दिनारा के थानेदार, शिवपुरी जिले के दिनारा थानेदार जो कि करेरा विधानसभा में आता, उसके खिलाफ शिकायतें आ रही, रोज मुकदमे दायर कर रहा है। इसी तरह से सहराई थाना राजीव दुबे मुंगावली का, वो खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए लोगों से कह रहा है। ये सारी शिकायतें हमने धनोपिया जी ने पहले और आज हमने माननीय राज्य चुनाव आयोग
आयुक्त को उनको दी है और हमें उम्मीद है कि वे इस पर कार्रवाई करेंगे। सुर्खी के बाद अब अशोक नगर भगवान राम की यहां पर भी एंट्री हो गई है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ भगवान भरोसे है सियासी दल? क्या 28 सीटों के उपचुनाव में भी सियासी दल भगवान भरोसे हैं? सुर्खी के बाद अब उपचुनाव वाली सीट अशोकनगर के चुनाव में भगवान राम की एंट्री हो गई है। यहां से 11 किलो चांदी की रामशिला अयोध्या रवाना करवाई जा रही है। ये घोषित तौर पर बीजेपी का आयोजन नहीं, लेकिन यहां से बीजेपी के उम्मीदवार जजपाल सिंह जज्जी के समर्थकों ने चुनावी माहौल को राममय किया है। रामशिला को अशोकनगर से अयोध्या रवाना करने से पहले इस रामशिला का विधानसभा सीट के सभी मंदिरों में भ्रमण कराया गया। अशोकनगर सीट पर सवाल है कि रामकाज पर भी क्या चुनावी रंग चढ़ा है? जो चुनाव चिन्ह होगा ये गोविंद भैया। इसके पहले सुर्खी विधानसभा सीट पर एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें बीजेपी का एक कार्यकर्ता वोटर को कैलेंडर भेंट कर रहा है कि इस बार भूल पर वोट देना है। एक वोट देने पर 1 ईंट मंदिर निर्माण में लग जाएगी। गोविंद सिंह राजपूत इसके पहले विधानसभा क्षेत्र सुर्खी में 13 दिनों तक रामशिला पूजन यात्रा निकाल चुके हैं। सुर्खी में इस पर सियासत भी हुई थी। क्षेत्र में भी चुनाव होना है, जहां से प्रदेश के मंत्री भाजपा के प्रत्याशी के रूप में श्री गोविंद सिंह राजपूत चुनाव लड़ रहे हैं। उनके द्वारा चुनाव प्रचार शुरू कर दिया गया है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आचार संहिता की कभी भी छूट लगने वाली है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा चुनाव प्रचार में भगवान राम के नाम का सहारा लेकर धर्म को राजनीति में घसीटा जा रहा है। ये बहुत ही आचार संहिता का उल्लंघन है। राजनीति धर्म का उपयोग नहीं होना चाहिए। हमने चुनाव आयोग से शिकायत की है और कार्रवाई करने की मांग की है। कि राम भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई राजनीति का केंद्र नहीं है। भगवान श्री राम हमारे लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र है, और भगवान चाहे राम हो चाहे राधा कृष्ण हो, सभी श्रद्धा के केंद्र हैं। इन पर राजनीति नहीं होना चाहिए। सुर्खी से पहले मेहगांव सीट पर रामशिला यात्रा निकल चुकी है और नेपानगर सीट पर सांसद नंदकुमार सिंह चौहान अपने भाषणों के जरिए चुनाव में अयोध्या राम मंदिर की एंट्री करवा चुके हैं। सवाल ये है कि क्या उपचुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों की एंट्री होगी? सवाल ये भी है कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के इन मुद्दों में स्थानीय वोटर के सवाल कब सुने जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद खबर उज्जैन से। उज्जैन में जहरीली शराब से हुई मजदूरों की मौत के मामले में आज भोपाल से आई एसआईटी की टीम ने जांच शुरू कर दी है। टीम ने आरोपियों के द्वारा शराब बनाए जाने वाली जगह का निरीक्षण किया। खाराकुआं थाने और महाकाल थाने के पुलिसकर्मियों से बयान लिए। पीड़ितों के परिजनों से भी पूछताछ की गई। इस दौरान एसआईटी चीफ राजेश राजौरा ने कहा कि घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या कार्रवाई की गई उसकी भी जांच की जा रही है। साथ जो है वो इसके साथ आप जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल है वो और सुशांत सक्सेना जी जो डीआईजी हैं, ये सदस्य हमारे साथ, और हम लोग मिलके जो है इसके अंदर फैक्ट फाइंडिंग में है कि एक घटना कैसे घटित हुई, उस घटना के पीछे क्या कारण थे, कौन दोषी थे, जो कार्रवाइयाँ की जानी थी वो कार्रवाइयाँ समय पर हुई हैं अथवा नहीं। और इसी मामले को लेकर इधर जबलपुर में डीजीपी विवेक जौहरी ने भी बड़ा बयान दिया है। पुलिस ने आरोपियों की तस्दीक कर ली है, पहचान कर ली है, उनकी तलाश जारी है और जल्द इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, ये कहना है डीजीपी विवेक जौहरी का। जबलपुर में जब वो पहुंचे तो उनसे सवाल किया गया और तब उन्होंने जवाब दिया कि उज्जैन मामले में, जहरीली शराब मामले में 16 लोगों की इसमें मौत हो गई अब तक। इस मामले में उनका ये कहना है डीजीपी का कि आरोपियों की तस्दीक कर ली गई है और जल्द वो गिरफ्तार होंगे। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है उसमें मैं डिटेल तो बता नहीं पाऊंगा जी, लेकिन इसमें काफी क्लियरली समझ में आ गया है कौन लोग इन्वॉल्व हैं। उन्हीं की तलाश अभी चल रही है। जैसे ही वो सब राउंड अप होंगे तो और जबलपुर में बीच सड़क पर ऑटो ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुड़ी महाराज इसे गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़ने के बाद पुलिस ने इसका जुलूस निकाला। पुलिस के मुताबिक वारदात को अंजाम देने के बाद गुड़ी महाराज दिल्ली से नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन दूसरे राज्यों की पुलिस से जबलपुर पुलिस ने संपर्क रखा हुआ था और आखिरकार इसे पकड़ लिया गया। गुड़ी महाराज पर पहले से ही 14 मामले दर्ज हैं। इसके खिलाफ अब एनएसए की कार्रवाई भी की जा रही है।
इधर महाराष्ट्र के रावेर के बोरखेड़ा में एक खेत में 4 मासूम बच्चों की हत्या के मामले के लिए एसआईटी का गठन हो गया है। एसआईटी बना दी गई है। शुरुआती जांच में ये लग रहा है कि बच्चों की हत्या कुल्हाड़ी से की गई है। घटनास्थल पर जलगांव पुलिस और अधिकारियों की टीम पहुंची है। जांच शुरू कर दी गई है। बोरखेड़ा में एक खेत में 4 मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई। मुस्तफा नाम के शख्स के खेत में काम करने वाले मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के रहने वाले हैं ये मेहताब और रुमली बाई। इनके चारों बच्चों के शव शुक्रवार सुबह खेत में मिले। दंपत्ति अपने गांव मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के गढ़ी आया हुआ था और जलगांव में बच्चे अकेले थे। सर्व चारीच्या चारी यामध्ये 2 मुलं आहेत आणि 2 मुली आहेत। तर यांची धारदार शस्त्राने हत्या केलेली आहे। या घटनेच्या संदर्भात FIR रावेर पोलीस स्टेशनला 302 IPCच्या अंतर्गत दाखल केली जात आहे आणि याचा पुढील तपास हा डायरेक्ट IPS अधिकारी ASP जळगाव कुमार चिंता यांच्याकडे देण्यात येत आहे। माननीय IG नाशिक रेंज यांच्या आदेशान्वये आपण एक SIT टीमचं इधर रीवा के मऊगंज थाना इलाके के दुआरी गांव में रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई। एक युवक ने पत्नी और अपनी 1 साल की बच्ची की बुधवार को बेरहमी से हत्या कर दी। शव को बोरी में भरकर घर में छिपा दिया। गुरुवार रात को वो बोरा फेंकने जा रहा था और तभी तेज दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों ने पकड़ा। पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर इससे सख्ती से पूछताछ की। तब इस बात का खुलासा हुआ। मां बेटी के शव को मरचुरी में रखवाया गया है और पत्नी के चरित्र संदेह को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। दारू लिया थे, पिए थे और फिर हमको लोग को भगा दिए थे, फिर मारे थे। ये कौन कौन थे इसमें? महेश, इंचलाल, राजबहोर। अच्छा, हमको भगा दिए थे, हम अपने घर चले गए थे, अपने घर मारे हैं। अच्छा, मम्मी से कुछ विवाद भी हुआ था क्या? नहीं को। हत्या करने के बाद उसने 100 के टुकड़े भी किए और 100 के टुकड़े करने के बाद वो एक बोरी में भर दिया था। फिर उसने जहाँ पे हत्या की थी उस आंगन को उसने बढ़िया तरीके से लीपा पोता ताकि लोगों को पता न चले। लेकिन गांव के कुछ लोगों को शक हुआ। फिर उन्होंने उससे पूछताछ करी तो उनको शक बहुत, जैसे उनको लगा कि इसने कुछ गड़बड़ किया, उन्होंने तत्काल डायल 100 और थाना प्रभारी को अवगत कराया। पुलिस ने पहुंचा और आरोपी इंचलाल साकेत को गिरफ्तार किया। एक कंबल में और एक बोरी में उसने डेड बॉडी भरी हुई थी। उसका उद्देश्य यही था कि डेड बॉडी का उसको डिस्पोजल करना है। इस उद्देश्य से उसकी हत्या की थी और आरोपी को हिरासत में लिया गया है और घटना के अन्य पहलुओं की जांच। और खबर हरदा से मिल रही है। नर्मदा नदी में युवकों के डूबने के मामले में 4 युवक यहां पर डूब गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है। 2 युवकों के शव बरामद हुए हैं। रेस्क्यू लगातार चल रहा है। युवकों की तलाश की जा रही है। नर्मदा नदी में ये युवक डूब गए थे। सहयोगी प्रवीण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, पूरी जानकारी। जी प्रवीण, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो पूरा घटनाक्रम बताएं। फिलहाल क्या अपडेट? जी ललित, आज हरदा में ये 4 युवक थे जो ये सिराली के पास बावड़िया गांव है, वहां के रहने वाले थे। और इसमें से जो 2 युवक जो डूबे हैं वो चचेरे भाई हैं और ये लोग आज नर्मदा स्नान करने गए थे। प्रशासन ने प्रतिबंध लगा रहा था, उसके बावजूद ये लोग वहां छुपते छुपाते पहुंचे थे और ये जो वहां पर नहा रहे थे तो गहरे पानी में चले गए, जिसमें ये 4 युवक डूब गए। जिसमें फिलहाल अभी 2 लोगों के शव यहाँ पर जो गोताखोरों का दल यहाँ पर है उन्होंने बरामद कर लिए हैं और फिलहाल 2 की तलाश जारी है। जी ललित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2 युवकों के शव बरामद हुए हैं जबकि 2 युवकों की तलाश जारी है। 4 युवक नहाने के दौरान डूब गए थे। और नरसिंहपुर पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में। मामला तेंदुखेड़ा का, जहां कोविड-19 के नियमों का पालन कराने निकले दल में शामिल पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने यहां एक बाइक के शोरूम संचालक के साथ अभद्रता की, मारपीट की, बदतमीजी की और इसके फुटेज उनके शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुए हैं। शोरूम संचालक सौरभ साहू पर मास्क न लगाने का चालान काटा गया। सौरभ ने शोरूम के बाहर लग रहे मांस बाजार से हो रही परेशानियों को लेकर शिकायत की तो तेंदुखेड़ा एसडीएम रामस्वरूप राजपूत भड़क गए। नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस को सौरभ को पकड़ने की बात कही और इसके बाद एक के बाद एक वर्दीधारी शोरूम में घुसे
और कुछ ही पलों में सौरभ की कॉलर पकड़कर उसे बाहर मारते हुए लाए, थाने भी ले गए। सभी स्टाफ के लोग मास्क लगाए हुए थे और कोविड-19 के अनुसार नियम का पालन कर रहे थे। तदुपरांत एसडीएम साहब, एसडीओपी मरावी मैडम जी, थाना प्रभारी मनीष मरावी जी, दिनेश आरक्षक जी हमारे शोरूम पर आए। हम लोग मास्क भी लगाए हुए थे। उन लोगों ने 100 रुपये का जुर्माना किया हम लोगों पर। हम लोगों ने 100 रुपये का जुर्माना भी वहन किया, दिया जुर्माना। उसके बाद दिनेश आरक्षक जी एवं मनीष मरावी जी ने हमारे शोरूम में घुसकर हमको खींच के कॉलर पकड़ के बाहर लेके आए और उन्होंने हमारे साथ मारपीट की। मारपीट को रोकने के लिए मेरे पापा जी सामने आए, लेकिन ज़बरदस्ती मुझे थाने में ले जाया गया। थाने में ले जाते समय पुलिस वाहन में मेरे साथ अभद्रता की गई।